वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का लेसन 4 प्लानिंग, जिसका हिंदी होता है नियोजन का, पार्ट 6 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने पार्ट 5 अपलोड कर रखी हूँ, जो कि है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, अर्थात नियोजन की आलोचनाएं एवं सीमाएं। तो पहले आप लोग वो वीडियो देखकर आइए, ताकि आप लोग को ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आप लोग को अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आती है। तो नियोजन प्रक्रिया अथवा नियोजन में निहित आवश्यक कदम, अर्थात हम लोग प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लानिंग प्रोसेस और स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग को अच्छे तरह से रन करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह प्लानिंग जो है वह मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, और उसको परफॉर्म करने के लिए किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से स्टेप को फॉलो करने पड़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। योजना चाहे छोटी हो अथवा बड़ी, उसे तर्कसंगत एवं व्यावसायिक बनाने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। देखिए, आप लोग चाहे छोटी प्लान बनाइए चाहे बड़े प्लान बनाइए, आप लोग को उसको एक प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने ही पड़ते हैं, और उस प्रक्रिया को संपूर्ण करना पड़ता है। इसे नियोजन प्रक्रिया भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रबंध विद्वानों के नियोजन के विभिन्न चरणों अथवा कदम का वर्णन किया है। इस संबंध में कुंटस एवं ओ डोनेल, जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं, ने नियोजन के अंतर्गत उठाए जाने वाले 6 कदम, 6 स्टेप बताया है, जबकि जॉर्ज और टेरी 8 स्टेप बताया है। इनके हर एक विद्वान का अपना अपना मानना है और अपना अपना स्टेप बताया है। इन कदमों का क्रमानुसार संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों का निर्धारण करना। कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए आप लोग को आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका एक पर्पस होना चाहिए कि हाँ, हमको इस गोल को अचीव करना है। तो आप लोग को सबसे पहले कि लक्ष्य को निर्धारित करना पड़ता है, उसके बाद प्लानिंग बनानी पड़ती है कि हमको इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमको किस प्रकार का कार्य करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना प्लान बनाते हैं। किसी भी योजना की प्रारंभ लक्ष्यों के निर्धारित से होता है, अर्थात किसी भी योजना हो, चाहे वो छोटी योजना चाहे बड़ी योजना हो, चाहे व्यावसायिक हो गैर व्यावसायिक हो, उसके लिए किसी ऑब्जेक्टिव का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमारे सामने होगा तभी तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे, प्लान के अकॉर्डिंग ही अपना कार्य करेंगे और अपने जो ऑब्जेक्टिव हो उसको अचीव कर पाएंगे। अर्थात सबसे पहले किसी व्यावसायिक उपक्रम की योजना के लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। अर्थात किसी भी उपक्रम, किसी भी व्यावसायिक उपक्रम है, किसी भी व्यावसायिक संस्था, किसी भी कंपनी है, उसका पहले मतलब ऑब्जेक्टिव सेट होना चाहिए कि हमको ये हमको अचीव करना है। उसके बाद ही प्लान हम लोग बनाते हैं। शुरू में समस्त उपक्रम के समान लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा फिर विभागीय एवं उप विभागीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि एकदम मास्टर प्लान जो होता है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ा प्लान बनाया जाता है। तो उसके लिए जो सबसे मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको अचीव करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाता है। और मास्टर प्लान बनाने के बाद बहुत सारे विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, आज सब डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और उनको अलग अलग ये सिस्टमेटिक वे में उसको अचीव किए जाते हैं। लक्ष्य निर्धारण के उपरांत उपक्रम के समस्त अधिकारियों को योजना के लक्ष्यों से परिचित कराना भी आवश्यक होता है। अर्थात जो उपक्रम के जितने भी सब ऑर्डिनेट है, जितने भी सुपरवाइजर हैं, उन सबको लक्ष्य के निर्धारण अर्थात जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो सेट किए हैं उनसे उसको अवगत कराना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि वो उनको प्राप्ति के लिए निरंतर योजना अनुसार कार्य करता रहे, ताकि उनको अचीव करने के लिए वो प्लान के अकॉर्डिंग अपना कार्य करते रहें। ये लक्ष्य पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए, ताकि अधिकारोगण उन्हें सरलता से समझ सके और अधिकारियोगण उनको सरलता से पूर्वक समझ सके और वह उसे अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके। सेकेंड पॉइंट है सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण। नियोजन के उद्देश्यों का निर्धारण होने के पश्चात उठाया जाने वाला दूसरा क्रमानुसार कदम नियोजन के संबंधित घटनाओं का क्रियाओं का संबंध में आवश्यक तथ्यों का सूचनाओं का संकलन किया जाना। ये सूचना आंतरिक एवं बाहरी स्रोतों से प्राप्त की जाती है और इस संबंध में पुराने अभिलेखों, फाइलें, अनुभव, प्रतिस्पर्धा संस्थाओं की क्रिया का अवलोकन आदि सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करने के पश्चात हम लोग प्लान बनाते हैं, प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग
बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि अभी मार्केट में कैसा कंडीशन है, और जो मैनेजर उसको कैसा एक्सपीरियंस है, कितना कंपटीशन है मार्केट में, उसको अवलोकन करने के पश्चात ही हम लोग अपना कार्य को करते हैं। थर्ड पॉइंट है नियोजन के आधारों पर निर्धारण करना। नियोजन का तीसरा क्रमानुसार कदम उसके आधारों की स्थापना, उपयोग पर सहमति अथवा कठिन योजना आधारों का विच्छेदन करना। नियोजन के आधार पर भविष्य के अनुसार होते हैं और भावी परिस्थितियों के संबंध में तथ्यपूर्ण सूचनाएं देते हैं तथा नियोजन की सफलता में आधारों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन पूर्वानुमानों के आधारों पर ही नियोजन के आधारों का निर्धारण किया जाता है। अर्थात जो प्लानिंग हम लोग करते हैं, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक प्लान बनाता है, उसके अकॉर्डिंग ही वही वो उसका बिजनेस का मेन बेस होता है, मेन जड़ जो होता है वही, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अपना जितनी भी तरह का काम है और जितनी तरह का छोटा छोटा प्लान है वो उनके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। 4 पॉइंट है वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना। नियोजन के चतुर्थ क्रमानुसार कदम किसी कार्य को करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का तलाश करना एवं उनका परीक्षण करना। अर्थात मतलब कौन सा तरीका है जो जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना काम को अच्छी तरह सक्सेसफुली रन कर सकेगी, और उन पर एक्सपेरिमेंट करना कि वो काम क्या सही है उस प्लान को अचीव करने के लिए। कुंटस अथवा ओडोलन के अनुसार शायद ही ऐसा कोई योजना हो जिसके लिए विभिन्न युक्तिपरक विकल्प ना हो। अतः इन विकल्पों का तलाश करने तथा उपयोगिता के आधार पर उनकी संख्या सीमित करने के उपरांत उनका परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे वे होते हैं। किसी वे से हम कार्य कर सकते हैं, पर कौन सा वे सबसे अच्छा होता है, कौन सा वे अच्छी तरह से रन कर सकता है जिससे कि व्यवसायिक संगठन को बहुत सारे बेनिफिट मिल सके, तो उसको चयन करना और उसके उपरांत उस पर एक्सपेरिमेंट करना, उसका परीक्षण करना, क्या वो उसका एनालिसिस करना क्या वो सही है। अगला जो पॉइंट है 5 पॉइंट है वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना। किसी भी कार्य करने के वैकल्पिक तरीकों तलाश है उनका परीक्षण करने के उपरांत नियोजन का पंचम क्रमानुसार महत्वपूर्ण कदम विकल्पों का तुलनात्मक मूल्यांकन करना। मतलब कि उसका जो वैकल्पिक जो हम लोग तरीका अपनाया है, जो वैकल्पिक जो हम लोग वे अपनाया है, अल्टीमेटिक सिस्टमेटिक जो वे हम लोग हैं उसका एनालिसिस करना, यह कार्य आधार एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी कार्य को करने का तरीका किसी भी दृष्टिकोण से सर्वोत्तम प्रतीत होता है और दूसरा कार्य करने का तरीका किसी अन्य दृष्टिकोण से सर्वोत्तम प्रतीत होता है। छठा पॉइंट है कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों का चयन करना। मतलब जो कार्य है उसका सर्वश्रेष्ठ तरीका किस प्रकार का, जैसे सपोज डेट आप लोग को भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, रेलवे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान बनाते हैं और उसको दिन रात मेहनत करते हैं, और उसको किस प्रकार आप अलग तरीके से कर सकते हैं, कितना अलग तरीके से आप पढ़ते हैं ताकि आप लोग को गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो वो हम वही उसी प्रकार कार्य करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके का चयन करना, मतलब हम किस प्रकार के कार्य को करें ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। किसी कार्य को करने के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के पश्चात उनमें से सर्वोत्तम तरीके से चयन किया जाता है। यही एक ऐसा बिंदु है जिस पर निर्णय लिया जाता है कि यही से योजना का निर्माण होता है, और कभी कभी विकल्पों का मूल्यांकन से यह निर्णय भी निकल सकता है कि योजना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई भी एक तरीका उपयुक्त ना होकर अनेक तरीकों का संयोग अधिक उपयुक्त सिद्ध हो। मतलब बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से कौन सा सही और सटीक विकल्प है उसका चयन करना और उसके बारे में जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चौथा पॉइंट योजना तैयार करना। कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके अथवा विकल्प का चयन करने का पश्चात योजना का अगला कदम योजना तैयार करना होता है, उसे अंतिम रूप प्रदान करना और इस कदम के अंतर्गत योजना के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से विचार करना। 8वां पॉइंट है आवश्यक उप योजनाओं का निर्माण करना। किसी भी व्यावसायिक उपक्रम की अंतिम योजना बन जाने के पश्चात उसे क्रियान्वित करने के लिए अन्य आवश्यक उपन्यासों का निर्माण करना पड़ता है। कुंटस और ओडोलन के अनुसार किसी भी योजना के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन हेतु सहायक योजना अति आवश्यक है, आवश्यक उपयोजनाओं का निर्माण किया जाना नियोजन का 8वां महत्वपूर्ण कदम है। 9वां कदम क्या है? क्रियाओं का समय एवं क्रम निर्धारित करना। मतलब कौन कौन सा फंक्शन है उसको कब किस टाइम पीरियड में कंप्लीट किया जाएगा और उसको किस सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है वो निर्धारित किया जाता है। योजना एवं सम्मिलित उप योजनाओं के तैयार हो जाने के उपरांत उनको व्यवहारिक रूप से देने के लिए उसके अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का समय एवं क्रम निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि उसको क्रियान्वित करने एवं निर्धारित लक्ष्यों को यथा समय प्राप्ति करने के लिए किसी प्रकार का कठिनाई का अनुभव ना हो। 10वां पॉइंट है कर्मचारियों
की भागीदारी प्राप्त करना। अच्छा नियोजन करने का मात्र से ही वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि अच्छा प्लानिंग बनाने से ही हम लोग को बिज़नेस को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते हैं। बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव को ईज़िली गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। यह तभी संभव है जबकि उसके क्रियान्वयन के उक्त संस्था के प्रत्येक कर्मचारी का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो एवं उसकी भागीदारी हो। अर्थात मतलब उसमें जितने भी काम कर रहे वर्कर्स, मैनेजर और सबऑर्डिनेट, सुपरवाइज़र सभी मिलकर सहयोग करें तभी वो संस्था सक्सेसफुली रन कर सकती है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।